सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी टेक्नोलॉजी के अंदर। आज अपना टॉपिक है टी वेव। आज अपन टी वेव के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल टी वेव क्या होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कौन सी लीड के अंदर वो कैसी दिखाई देती है। तो आज अपन नॉर्मल टी वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या टॉपिक है क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर के अंदर भी आता है, बार बार 5 नंबर में क्वेश्चन उठता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे आगे जो वेव्स आएगी फिर उसमें ईजी होगी आपको समझने में। तो स्टार्ट करते हैं अपन टी वेव से, ठीक है। तो टी वेव क्या होती है? देखिए, टी वेव होती है जब आपने ईसीजी देखी है तो ईसीजी के अंदर आपने पी क्यू आर एस, देन उसके बाद में एक और वेव बनती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में एक लास्ट वेव बनती है जिसको अपन कहते हैं टी वेव। क्या कहते हैं? टी वेव, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, एस एंड टी, तो ये होती है टी वेव अपनी। अब ये टी वेव बनने का रीजन क्या है वो देखिए आप। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से। हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है कौन? एसिड नोड। एसिड नोड जनरेट करने के बाद में सबसे पहले जाती है दोनों एट्रियाज के अंदर। एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डिपोलराइज होते हैं, क्या बनती है? पी वेव, ठीक है। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है एवी नोड, देन उसके बाद में बंडल ऑफ फिश, देन जाती है सबसे पहले सेप्टम के बाद। सेप्टम डिपोलराइज होता है, क्या बनती है? क्यू वेव। देन उसके बाद में वेंट्रिकल का लोअर पार्ट, मेजर पार्ट जो है वो डिपोलराइज होता है, क्या बनती है? आर वेव। देन उसके बाद में जो अपर पोर्शन है जो थोड़ा लेट डिपोलराइज होता है तब बनती है अपनी एस वेव। देन उसके बाद में अब वेंट्रिकल क्या हो गया है? डिपोलराइज तो हो गया है। देन डिपोलराइज होने के बाद में क्या होता है? ये रीपोलराइज। कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद में हार्ट क्या होता है? रिलैक्सेशन करता है, रिलैक्स होता है। तो डिपोलराइज जब होता है तब अपनी बनती है एक और वेव जिसको अपन कहते हैं टी वेव। क्या कहते हैं? टी वेव। तो टी वेव क्यों बनी? वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन की वजह से बनती है टी वेव, ठीक है। तो टी वेव प्रोड्यूस ड्यू टू रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है, जो बनती है, वो क्या होती है? टी वेव। या फिर आप कह सकते हो टी वेव किसको बताती है अपने, किसको दर्शाती है? कि वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद में देखिए टी वेव स्मूथ राउंडेड एंड स्लाइटली एसिमेट्रिक। अभी होती कैसी है? देखो ये कैसी है, ये आपको टी वेव दिख रही है। ये टी वेव कैसी है? स्मूथ है, कोई नोच वाली नहीं है, ठीक है। स्मूथ है, राउंड है, ठीक है। स्मूथ है, राउंड है, गोलाकार आकार वाली होती है, गोलाकार वाली। और स्लाइटली एसिमेट्रिक, थोड़ी सी हल्की सी एसिमेट्रिक। क्या है? जैसे अब इसको आप बीच में से काटोगे तो दोनों बराबर हिस्से में नहीं आएगी, मतलब दोनों इक्वल कट्स में बराबर कट नहीं कटेगी। जैसे कि अब जब आप एक टीवी को देखोगे तो इसको अगर मैं बीच में से काटूं तो दोनों के जो इक्वल पार्ट्स कटेंगे, जो पार्ट्स कटेंगे एक ए और बी, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसको अपन कहते हैं एसिमेट्रिक। तो ये क्या है? हल्की सी एसिमेट्रिक रहती है, ऐसे नहीं कंप्लीटली, हल्की सी एसिमेट्रिक रहती है ना, स्लाइटली एसिमेट्रिक होती है। देन अगला पॉइंट है टी वेव इज कॉरेस्पॉन्ड टू द फेज 3 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। जब अपन ने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट मसल्स, तो उसमें फेज 3 पढ़ी थी। देखो क्या है, ये है फेज 4 जिसको अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। देन उसके बाद में फेज 0 जिसमें क्या होता है? वेंट्रिकल क्या करता है? डिपोलराइज करता है, ठीक है। देन उसके बाद में फेज 1, ठीक। देन उसके बाद में फेज 2। एंड जब ये जो फेज है इसको अपन क्या कहते हैं? फेज 3। इस टाइम पे वेंट्रिकल क्या करता है? इस टाइम पे वेंट्रिकल क्या करता है? रीपोलराइज होता है, ठीक है। इस टाइम डिपोलराइज होता है, इस टाइम थोड़ी देर रेस्ट करता है, देन उसके बाद में रीपोलराइज होता है। और जब फेज 3 के अंदर जब वेंट्रिकल रीपोलराइज हो रहा है, ठीक है, इस टाइम पे तो क्या होता है? सेल के अंदर नेगेटिव 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 नेगेटिव, जो सेल के अंदर का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का हो जाता है बाहर हो जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? रिपोलराइजेशन कहते हैं। तो सेल रिपोलराइज कब कर रही है? एक्शन पोटेंशियल के फेज 3 के टाइम पे। और रिपोलराइजेशन की वजह से वेव कौन सी बन रही है? टी वेव। तो टी वेव और फेज 3 हुई एक दोनों से सिमिलर, कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, एक दो सिमिलर है। तो क्या कह सकते हैं भाई? टी वेव जो है कॉरेस्पॉन्ड होती है फेज 3 से ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की फेज 3 से ये सिमिलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टी वेव इज नॉर्मली ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रीसीडिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। भाई जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, जो पहले वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उसके जैसी ही डायरेक्शन में होगी अपनी टी वेव। देखिए कैसे भाई, जब आप एक ईसीजी देखोगे, नॉर्मल की बात चल रही है यहाँ पे, कोई डिजीज की बात नहीं चल रही। अगर नॉर्मल पेशेंट के अंदर अगर आप ईसीजी देखोगे नॉर्मल पेशेंट की, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या है कि जब आप ईसीजी देखोगे, देखिए अब आपने ईसीजी देखी, ये है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
ये एस थोड़ी मैं कम बना देता हूँ, PQRS OT, PQRS OT। तो अब यहाँ पे देखिए QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, R वेव बड़ी है S वेव छोटी है, तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, पॉजिटिव। यहाँ पे R वेव बड़ी है T वेव S वेव छोटी है, तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, पॉजिटिव। तो अब कहने का मतलब ये नॉर्मल पेशेंट के अंदर जैसा QRS कॉम्प्लेक्स होता है वैसी ही टी वेव होती है। कहने का मतलब अगर QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, मतलब जस्ट उससे पहले वाला प्रेसिडिंग है, नहीं पहले वाला, मतलब ये टी वेव है तो इससे टी वेव से पहले वाला QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो टी वेव भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नॉर्मल पेशेंट की बात चल रही है यहाँ पे, डिजीज वाले पेशेंट की, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जैसे अपन नॉर्मल कोई पेशेंट है, ईसीजी करवाएं उसकी अपन, तो जब उसका अपन QRS कॉम्प्लेक्स देखेंगे अगर वो पॉजिटिव है तो हो सकता है पूरे चांसेस उसकी टी वेव भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि टी वेव इज नॉर्मली ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रीसीडिंग QRS कॉम्प्लेक्स। जो पहले वाला QRS कॉम्प्लेक्स है उसकी जैसी सेम डायरेक्शन में ही अपनी क्या होगी, कि टी वेव ओरिएंटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसकी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इसकी कितनी रहती है, द ड्यूरेशन ऑफ द टी वेव इज बिटवीन 0.08 टू 0.16 या 16 सेकेंड। कितनी रहती है, 0.08 टू 0.16 सेकेंड। पर ये वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखी हुई होती है। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि भाई यही फिक्स है, क्योंकि बहुत सी अलग बुक्स में बहुत ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब नॉर्मल फिर भी अगर हम मानते हैं तो 0.08 टू 0.16 सेकेंड अपन नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना होता है, द नॉर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ द टी वेव इज, टी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, लिम्ब लीड्स के अंदर 5 mm या 5 mm से कम होना चाहिए, चेस्ट लीड्स के अंदर 10 mm या 10 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, टी वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है कितना होना चाहिए, लिम्ब लीड्स के अंदर तो 5 या 5 mm से कम, और चेस्ट लीड्स के अंदर 10 mm या 10 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या क्या विशेषता है वो आपको देखनी है। सबसे पहले टी वेव राउंड होती है, स्लाइटली एसिमेट्रिक होती है शेप के अंदर, ये मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टी वेव इज नॉर्मली पॉजिटिव इन लीड फर्स्ट सेकंड V2 से V6। कहने का मतलब लगभग सभी लीड्स के अंदर ये क्या होती है, पॉजिटिव देखने को मिलती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बताया सब में पॉजिटिव रहता है, तो वैसे ही अपन को नॉर्मली टी वेव भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया कि QRS कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव तो 90% चांस है कि टी वेव भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। इसलिए टी वेव हमेशा ऑलमोस्ट लीड्स के अंदर पॉजिटिव होती है। नेगेटिव किसके अंदर होती है, नेगेटिव होती है लीड AVR के अंदर। AVR लीड जो होती है उसके अंदर आपको टी वेव जो है वो क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी, क्योंकि QRS भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, एक पॉइंट और है कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन लीड थर्ड एंड V1। थर्ड लीड के अंदर और V1 लीड के अंदर आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल सकती है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव भी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने मतलब ये दोनों में हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसकी डायरेक्शन हल्की फुल्की अगर डेविएट हो जाती है जिस वजह से इसके अंदर नेगेटिव आ जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टी वेव टॉलर इंडिकेट हाइपरकैलेमिया। अगर आपकी टी वेव जो है ECG के अंदर टी वेव टॉल दिख रही है, ठीक, टॉल दिख रही है, तो क्या इंडिकेट करती है, वो एक डिजीज को इंडिकेट करती है जिसको अपन कहते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपर यानी ज्यादा, कैलेमिया यानी पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर अगर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिस वजह से क्या हो सकता है अपने हाइपरकैलेमिया, अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो टी वेव टॉल दिखेगी। उसका रीजन क्या देखो, पोटेशियम क्या कराता है, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेशियम क्या कराता है, रीपोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोटेशियम उतना ज्यादा रीपोलराइजेशन, जितना ज्यादा रीपोलराइजेशन उतनी बड़ी टी वेव। आई बात समझ में भाई, पोटेशियम क्या कराता है, रीपोलराइजेशन कराता है। अगर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो रीपोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, रीपोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इसी में टी वेव भी अपन को क्या दिखेगी, टॉल देखने को मिलेगी। तो हाइपरकैलेमिया जो था उसके अंदर आपको टी वेव टॉल देखने को मिलती है। कितनी मिलती है, मोर देन 10 mm इन चेस्ट लीड्स। जो चेस्ट लीड्स अपनी उनमें 10 mm से भी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब है टी वेव इन्वर्जन। अगर आपको टी वेव नेगेटिव दिख रही है, ठीक, अगर इन्वर्टेड टी वेव आ रही है, ठीक है, जैसे आपको नॉर्मल टी वेव तो ये है, पर अगर इन्वर्टेड टी वेव आ गई तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है या तो पेशेंट के क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया कि हार्ट मसल्स जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जितना उसको चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर टी वेव इन्वर्टेड होने लग जाती है। ठीक है, और उसके अलावा MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक वाली पेशेंट का जो हार्ट अटैक जिनके हो जाता है, ठीक है, जिसमें एक टाइप होता है एनस्टेमी। एनस्टेमी वाली कंडीशन के अंदर भी जो है आपको टी वेव नेगेटिव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है कार्डिक अदर कार्डिक डिजीज, और भी अलग कार्डिक डिजीज के अंदर देखने को ये
मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब टी वेव जो है अगर पॉजिटिव दिख रही है तो ज़्यादा टॉल दिख रही है, सॉरी ज़्यादा टॉल दिख रही है तो वो क्या इंडिकेट करती है, हाइपरकैलेमिया। और अगर वो इन्वर्टेड आती है तो मेनली अपन क्या मानते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया को इंडिकेट करती है, एमआई को इंडिकेट करती है, और भी कार्डियक कंडीशंस है जैसे कि अपनी पेरिकार्डाइटिस वगैरह, इनके अंदर भी टी वेव इन्वर्टेड आ जाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह में भी आ जाती है, ठीक है। कोर पल्मोनियल और भी कंडीशंस है, पर मेनली जो कंडीशंस है वो है अपनी मायोकार्डियल इस्कीमिया और एमआई, तो इनके अंदर इन्वर्टेड आती है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। बाकी अगर अपन एबनॉर्मलिटीज जब पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि टी वेव अगर पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो क्या क्या कंडीशंस होगी, किस किस कंडीशन के अंदर ऐसा होगा, ठीक है, और टॉल क्यों होती है, वो सब उसमें आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक अपनी टी वेव हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट एक वेव और होती है वो होती है यू वेव, ठीक है, जो टी वेव के बाद में बनती है। तो यू वेव के बारे में अपन आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा यू वेव के ऊपर आएगा, तो आपको यहाँ तक आपको नॉर्मल पढ़ना है। देन इसके बाद में अपने इंटरवल्स बचेंगे और सेगमेंट बचेंगे, तो देन अपना कंप्लीट नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन एबनॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे पढ़ते रहिए, जो नॉर्मल से जो भी मैंने पढ़ाया है सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपको बेसिक्स भी क्लियर होते जाएंगे और आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट्स।